अगली पंक्ति में बैठे हुए श्रद्धेय उपाध्याय जी, आदरणीय राणा पी.वी. सिंह जी, भाई सदाशिव कुमार द्विवेदी जी, निर्मल तिवारी जी, दीक्षित जी, सभी विद्वान मित्रों को मैं प्रणाम करता हूं। और प्रभात मिश्र जी भी अपने विभाग से आए हुए हैं, प्रभाकर जी भी थे, अभी निकल गए हैं लगता है, डॉक्टर समीर कुमार पाठक। काशी कथा का जो आयोजन हमारे नाम राशि भाई अवधेश दीक्षित जी एक आंदोलन की तरह से चलाया करते थे, उसकी परिणति बहुत अच्छे आयोजनों में होती रही है और उनको मैं देखता रहा हूँ। ख़ास तौर से ये जो आयोजन हुआ उसका उद्घाटन सत्र जो था, जो आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी ने किया, तो उसी दिन से जो सुर बंधा था, अपने आप में ये योजना बहुत बेजोड़ है। इस बीच काशी पर विशेषांक निकालने की होड़ लगी हुई है। 10 वर्ष हो गए, हमको लगता है 10 वर्ष और पहले से भी कल्पना का एक विशेषांक आया था, उसके बाद से जाने कितने विशेषांक काशी पर आए। सोच विचार ने तो कई निकाल दिए। अमिताभ घोष आए, उन्होंने बनारस पर उपन्यास ही लिखा। तो बनारस एक विषय के रूप में अध्येताओं में एक ऐसा विषय हो गया है जो तरह तरह से देखा जाने के बावजूद उसमें कुछ न कुछ बाकी रह जाता है। तो इस दृष्टि से ये कार्यशाला बहुत महत्वपूर्ण है और अखबारों में जो रपट आती है उससे भी मालूम होता है कि उसके हर पहलू को समेटने की कोशिश की गई है। आदरणीय प्रोफेसर पांडे जी ने जो साहित्य परंपरा पर बात करते हुए कुछ प्रमुख साहित्यकारों की जो रचना प्रक्रिया है, जो रचना का मिजाज है, उसमें परंपरा और उसके साथ साथ जो परिवर्तन है वो कैसे घटता गया है हमारे साहित्य में, उसकी उन्होंने एक झलक दी। और भक्ति काल से लेकर के आधुनिक काल तक व्योमेश शुक्ल जी ने जो परिवेश है, जिस परिवेश में, जिसको पब्लिक स्फीयर आजकल कहते हैं लोग, तो उस जिस पब्लिक स्फीयर में यह रचा गया, उन्होंने कहा महान साहित्य यहाँ इसलिए रचा गया क्योंकि उसकी कच्ची सामग्री यहाँ बहुत है। औसत लेखन, औसत संगीत, औसत रचना, औसत कला इतनी भारी मात्रा में गली गली में रची जाती है कि इसलिए उसमें से कुछ शिखर पुरुष निकल आते हैं, शिखर रचनाएं निकल आती हैं और निकलती जाती हैं हर युग में। और वो कथा, वो चर्चा इतनी रुचिकर थी कि इच्छा होती थी कि और सुनते ही जाएं। तो ये दोनों ही वक्तव्य इतने बढ़िया थे और उन्होंने पूरे एक युग को समेटने की कोशिश की जो असंभव है। और मेरे लिए तो बहुत कम काम बचता है तो भी मुझे बहुत असंभव लग रहा है। देखें, जो पब्लिक स्फीयर है, इस विषय से ही अगर चलें तो काशी शुरू से ही बहुभाषिक है। तुलसीदास के रामचरितमानस में आप देखें तो वाल्मीकि रामायण से बहुत भारी अंतर है, बहुत जबरदस्त अंतर है। वाल्मीकि उसकी रचना नहीं कर सकते थे और तुलसीदास के बाद भी फिर मानस जैसी कोई रचना नहीं आई। एक खास युग की वह ये देन है। तो इतना तो साफ दिखाई देता है कि भक्ति की वजह से, भक्ति की एक अवधारणा ऐसी है जिसने राम कथा को पूरी तरह से तुलसीदास ने अपनी प्रतिभा से बदल दिया है। वैसा भरत न उससे पहले थे
न बाद में। वैसा निषाद राज, वैसी शबरी, वैसा जटायु, सबके सब पात्र। तो वो तुलसीदास की प्रतिभा है और निश्चित रूप से भक्ति के रसायन से वह सब बदल दिया है उन्होंने। लेकिन बड़ा बदलाव जो कथा वस्तु में किया है वह यह कि आरंभ में शिव ने कहा है, पार्वती की मांग थी कि पूरी कथा सुनाइए, और तो राव शिव जी ने भी वादा किया कि हम पूरा सुनाएंगे। वो विचित्र कथा भी सुनाएंगे कि राम किस तरह से अपनी पूरी अयोध्या सहित यहां से गए थे अपने धाम में। लेकिन जब पार्वती ने कह दिया कि मेरी सब शंकाओं का समाधान हो गया, तो राज्याभिषेक के बाद फिर कोई कथा नहीं। इसके बाद ज्ञान भक्ति की चर्चा है, काशभूषुंडी की कथा आती है, दूसरी दूसरी चीजें आती, लेकिन सीता वनवास और शंबूक वध, ये दोनों प्रसंग रामचरितमानस में नहीं। उससे पहले अध्यात्म रामायण इसकी सूचना देता है। अध्यात्म रामायण में सीता वनवास नहीं है। कालिदास तक सीता वनवास भी है, शंबूक वध भी कुछ ही श्लोकों में, एक श्लोक में ही हो गया है। भवभूत के यहां भी हिचक है राम को, और अपने हाथ को धिक्कारते हुए कहते हैं कि तुम तो सीता का निर्वासन कर चुके हो, तुम्हारे भीतर कहां दया। लेकिन तुलसीदास के यहां रामचरितमानस में इन दोनों प्रसंगों का कोई चिन्ह नहीं। पंडितों ने अनुमान किया है कि काशी में विभिन्न घाटों पर विभिन्न भाषाओं में, अभी परसों शायद मैंने समाचार पढ़ा कि मराठी में राम कथा शुरू हुई है किसी घाट पर। हाँ, किसी घाट पर शुरू हुई है। तो मराठी लोग जिधर बसते हैं, अगस्त कुंड वगैरह की ओर होगा, उसके किसी घाट पर। लेकिन काशी में विभिन्न घाटों पर विभिन्न भाषाओं में कथा होती थी। इसका प्रमाण एक यह है कि बहुत पहले से वीर शैव मत का मठ यहां पहले से है, जंगमबाड़ी में। यहां जंगमपुर गांव था जहां शिव प्रतिष्ठित हैं। अभी भी शिवरात्रि को वहां से कोई आते हैं करने के लिए। वो जंगमपुर गांव पीछे चला गया और मालवीय जी ने अपने कौशल से उस सबको परिसर में ले लिया है। तो जंगमपुर और जंगमबाड़ी ये संबंध है। इस जंगमबाड़ी मठ और उसके आसपास की बसी हुई बस्तियों को देखिए, तो वहां विभिन्न रामायण, जो तमिल में कंब रामायण है, कंब रामायण में युद्ध कांड पर ही राम कथा पूरी हो जाती है राज्याभिषेक के साथ। कंब रामायण 12वीं शताब्दी। तो पंडितों का यह विचार है कि ये तुलसीदास जी ने जो आरंभ में कहा है ना, कि जिन्होंने राम कथा की रचना की है, जो अभी कर रहे हैं, आगे जितने करेंगे, उन सबकी मैं वंदना करता हूं। तुलसीदास ने राम कथा के कितने संस्करण देख डाले थे, कहा नहीं जा सकता। कितना उन्होंने सत्संग पढ़े हुए लिखे, तो वो अपने युग के दिग्गज लोगों में थे, रहे होंगे। वो रेफरेंस देखने से लगता है। लेकिन कंब रामायण इस बात की सूचना देता है कि भाषा काव्यों में भी आध्यात्म रामायण से पहले जो एक विचार रहा होगा कि ये दो प्रसंग नहीं होनी चाहिए। राम की छवि भी बनती गई है और बदलती गई है। जो जनता का चित्त है
वो कथा में भी परिवर्तन करता जाता है। राम कथा में जाने कितने प्रसंग जुड़ते गए हैं और कितने हटते गए हैं, और लोक कथाओं में तो कितने रूप हैं, कहा नहीं जा सकते। हर प्रदेश में राम कथा में सीता को लेके, किसी को लेकर के कुछ न कुछ कथाएं हैं। तो कहीं न कहीं सीता वनवास, सीता के लोकगीतों में सीता के प्रति जो सहानुभूति है और सीता के पक्ष से जो राम की आलोचना की गई है, यह सब लोक हृदय की प्रतिध्वनियां हैं। तो कंब रामायण में जहां राज्याभिषेक से, तो यह भी एक प्रसिद्ध रामायण काशी तक आ चुकी थी, और कंब रामायण की कथा अनुमान किया जाता है कि तुलसीदास ने सुनी होगी, क्योंकि हमारे देश में सत्संग की एक अद्भुत महिमा रही है। ये निर्गुण सगुण के बीच हम लोग बहसें करते हैं ऐसे जैसे दो डिपार्टमेंट हों, लेकिन वास्तव में इनके बीच बाकायदा संवाद होता था। रामचरितमानस में तुलसीदास ने उसका संकेत भी किया है कि जो राम कथा है वह गंगा है, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, तो कर्म कथार अभिनंदनी वर्णी। ये जो विधि निषेध वाली चर्चा है ये यमुना है। असरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, और जो ब्रह्म विद्या की चर्चा है यह है सरस्वती, क्योंकि यह निर्गुण ब्रह्म की यहाँ चर्चा शामिल है। तो सत्संग रूपी जो प्रयागराज है, उस प्रयागराज का रूपक जो उन्होंने बांधा, उसमें बताया कि सगुण कथा भी चलती है, निर्गुण की चर्चा भी चलती है, और विधि निषेधमय कलिमल हरणी कर्म कथा भी चलती है। तो तुलसीदास, यह जो बहुभाषिकता है काशी की, वो बहुभाषिकता, और उनके मित्रों में थे पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने तो एक हद तक उनके बहुत तरह तरह के मित्रों के, जो जिसमें अपढ़ भी थे और सुपढ़ भी थे। पंडित मधुसूदन सरस्वती से अधिक कौन पढ़ा होगा, और वो जो करता थे कृष्ण कवि, ये सब उनके मित्रों में थे। लेकिन अपढ़ लोगों की जो सूची है वो उनको मिल गई गौतम चंद्रिका में। काशी नरेश के लिए जब वह काम कर रहे थे रामचरितमानस पर, तो रामचरितमानस की कितनी प्रतियां, जितनी प्रतियां, जितने पाठ विश्वनाथ जी ने देखे उतने किसी को मिले नहीं, क्योंकि काशी नरेश ने जितना धन खर्चा करना था वह सब करके हर जगह से मंगवाया। तो इसीलिए पंडित जी ने सब तरह के रामचरितमानस की जितनी प्रतियां थी उनको उपलब्ध थी, किसी और ने उतनी प्रतियां नहीं देखी। वहीं उनको गौतम चंद्रिका मिल गई जिसमें वंशावली है। उसमें तुलसीदास के मित्रों की चर्चा है, जिसमें अहीर हैं, डोम हैं, नाई हैं, मल्लाह हैं, तरह तरह के उनकी सेवा करने वाले लोगों की एक जमात है। तो तुलसीदास और फिर विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग, तुलसीदास ने दिल लगा के दो स्थानों की चर्चा की है। एक तो चित्रकूट का गुण गाने में उन्होंने कुछ उठा नहीं रखा है। चित्रकूट भरत उनके जन्मभूमि से होते हुए जा रहे हैं, राम उनकी जन्मभूमि से होते हुए जा रहे हैं जमुना पार करके, तो चित्रकूट में उनका एकदम उन्होंने अपना दिल चित्त वहां उनका बसता है। और दूसरी तरफ क्योंकि राम ने अपने जो दुख के दिन हैं, वनवास है ना, वो वहां पहली बार काटा है, और वहां कोल भेल पूरा एक रूपक बांधा है कि पूरी की पूरी वनभूमि किस तरह से राम के लिए निछावर हो गई है। और दूसरे काशी के लिए विनय पत्रिका में उन्होंने काशी का रूपक बांधा है कामधेनु से। पूरी काशी मानो कामधेनु है,
और फिर एक एक मोहल्ला, एक एक तीर्थ का नाम लेके बताया है, यह उसका मुंह है, ये उसका कान है, ये उसकी सींग है, करण घंट घंटासी। और ये जो करण घंटा है, यह मानो इसके गले में बधी हुई घंटी है। तो और अंतर्गृही और बहिर्गृही, यह सब, यह जो अंतर्गृही है, अंतर्गृही अयन, अयन कहते हैं उस थन को, गाय का जो थन है, ऐन असल में किसी किसी भाषा में चलता है, तो ऐन है ये उसका थन, ये अंतर्गृही है, भीतर का, काशी का स्थान। तो वो सारी पारिभाषिक पदावली जो काशी के तीर्थों को पहचानने के लिए इस्तेमाल होती है, वो उसने बिंदु माधव की जिस तरह से प्रशंसा की, अलग स्तुति की, ये पूरा एक पद। तो काशी और किष्किंधा कांड के आरंभ में जब उन्होंने कहा है, तो माना जाता है कि ये कांड लिखते समय वे काशी आ गए। जन्म मुक्ति जन्म महि जान, सो काशी से ही कसन। जह बस शंभु भवान, सो काशी से ही कसन। मुक्त जन्म महि जान, यह मुक्त की जन्म भूमि है, ज्ञान खानी अगा हानि कर। तो ये काशी का एक चिन्मय रूप है, वो उनके आगे बसा हुआ है, लेकिन उसका जो मृणमय रूप है, भौतिक रूप, वो भी उनके सामने है। और जब प्लेग आता है काशी में, तो ऐतिहासिक अभिलेख मिले न मिले, लेकिन एक कवि ने उसको दर्ज कर दिया है। हनुमान बाहुक में, कवितावली में आप जब देखें तो आप काशी की जो व्याकुलता है, लगता है कि काशी छटपटा रहे हो। काशी पूरा एक जैसे सरोवर है, और इसके भीतर पड़ी हुई जो स्त्री पुरुष हैं, वो मछलियों की तरह से तड़प तड़प करके ऊपर उतर आ रहे हैं। अद्भुत वर्णन किया है प्लेग में लोगों के, मरते हुए लोगों की। उसी कल्पना को लेके जब उपन्यास लिखा अपने अमृतलाल नागर जी ने, तो उसमें तुलसीदास का वो नायक वाला रूप उठाया कि अपने तमाम छोटी जाति के और तमाम गली मोहल्ले के लोगों को बटोर कर कैसे तुलसीदास 80 और उधर के तमाम खेत के मैदानों में टेंट बनवाते हैं और तमाम रोगियों की सेवा का। तो ये उन्होंने कल्पना की तुलसीदास के एक वीर नायक, समाज नायक रूप की। पंडित विश्वनाथ जी ने मेघा भगत वगैरह के भी तथ्य निकाले, और उनके जो शिष्य थे पंडित रामू द्विवेद, उन्होंने तुलसीदास को देखा था, और जो श्लोक रचा है तुलसीदास पर, उससे लगता है कि तुलसीदास का व्यक्तित्व तो कैसा रहा हो। तो उसमें कहा है राम रामेति कूजंतम, ऐसे करके कहा कि भरत भे ठाड़ हेति गाढ़म पदम, जो आता है उसमें गीतावली में, भरत भे ठाड़ है। भरत अंत में सब बात एक दूसरे पर टालते गए, और भरत का हठ है कि राम लौट चले। तो अंत में राम ने भी जब भरत पर टाल दिया, तब भरत भे ठाड़ है, तब भरत खड़े हुए। अयोध्या कांड में जैसे रामचरितमानस में तुलसीदास ने कलम तोड़ दिया, क्या भरत का वैसा चित्रण संभव नहीं। तो रामू द्विवेद के श्लोक में आता है कि गीतावली का वह पद जब स्वयं तुलसीदास गाते थे, तो कहा है कि उनका रोम रोम, भरत भे ठाढ़ेति गाढ़म पदम, और धीरे धीरे गहराते गहराते उनका गला एकदम भर आता था। कहा कि रा सुनते ही उनके रोम खड़े हो जाते थे, और मां आते आते तक उनकी आंखें छलछला उठती थी। तो भक्ति शास्त्र में बड़े बड़े लोगों ने जो चरम बतलाया है भक्ति का, तुलसीदास वह जीवन जीते थे। कबीर का मठ बना, सबका मठ बना, उस युग के जितने संत हैं सबका मठ बना। तुलसीदास ने कोई अपनी शिष्यों की परंपरा नहीं बनाई,
कोई मठ नहीं बनाया, लेकिन सिंहासन उनका सबके हृदय में स्थापित हो गया। तो काशी का की जो पहचान है, वह पहली पहचान दिग्गज विद्वान हो चुके हैं काशी में। वे संस्कृत में तो डूबे हुए थे ही, वो उनकी मित्र मंडली थी, उनके बीच से वो आए थे। वो पूरी परंपरा उनकी, तुलसीदास में संस्कृत के ग्रंथ, संस्कृत के कवि इतना बोलते हैं कि अगर पढ़े हुए हैं आप तो जगह जगह लगेगा। टी.एस. एलियट की जैसे कविता में स्पेक द हिरण्यगर्भा दा 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 इन थंडर, तो वो पढ़ने वाले को पकड़ना पड़ता है कि ये द द द कहाँ बृहदारण्य तक उसको जाना पड़ेगा। तो टी.एस. एलियट वो जब देव, असुर और मनुष्य तीनों पहुंचे, तो जो हिरण्यगर्भ बोलता है असुरों के लिए, द तुम बहुत हिंसा बहुत करते हो, तो उनके लिए द से दया का उपदेश है। और देवताओं के लिए है ना, तुम भोग बहुत करते हो, तो दमन का उपदेश है उनके लिए, कामनाओं पर, इंद्रियों पर दमन। और मनुष्य के लिए है तो हाथ से, है ना, कर्म, लोग मनुष्य जो है वो कमाता है, तो तुम में संचय की प्रवृत्ति बहुत है, इसलिए दान। संचय तो करते ही हो, तुम्हारा गुण है कमाना, काम करना, खटना, खाना, तो संचय करो, लेकिन दान। तो दमयत दत्त जयध्वम जनता, वो शंकराचार्य ने उसको संक्षेप में किया। तो जैसे टी.एस. एलियट की पंक्तियों में संस्कृत के रेफरेंस मिल जाते हैं, बाइबिल के रेफरेंस मिल जाते हैं, उसी तरह से तुलसीदास के यहाँ जगह जगह रेफरेंस बोलते हैं संस्कृत के। उसी तरह से लोक बोलता है, जब माताएं बोलती हैं, जब कोलभील बोलते हैं, और जब वो भरत को सेना सहित आते हुए देख करके जब वो निषाद राज कहता है कि अच्छा आ रहे हैं, राम को समझते हैं कि अकेले हैं, इनको हम सबक सिखाते हैं, पहले यहाँ से निपट लें तब राम तक जाएंगे। वो भाषा देखिए मल्लाहों की, क्या भाषा है। तो तुलसीदास का अधिकार है मल्लाहों से लेके और शास्त्र तक की भाषा पर अद्भुत अधिकार है। दूसरी पहचान तो केंद्र जो है रीति काल तक आते आते, वहां तक तो मठ है, मंदिर है, घाट है, विद्वानों का सत्संग है। रीति काल में काशी नरेश का जो दरबार है वो बहुत बड़ा केंद्र बन जाता है। इसीलिए पांडे जी ने जितने लोगों के नाम लिए उनमें से ज्यादातर दरबार में, और दरबार की भी एक जो है वो उसका एक एजेंडा है कि हमारे जो महाकाव्य हैं रामायण और महाभारत वो हिंदी में आने चाहिए। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, तो इन सभी कवियों और दरबार के कवियों में ने अपने राजाओं की प्रशंसाएं बहुत लिखी, या फिर श्रृंगार परक, राजाओं को रिझाने वाला, उनकी रुचि लायक रचनाएं की हैं। सौंदर्य लहरी का अनुवाद, शिव महिम्न स्तोत्र, महिम्न भाषा लिखा है ना, वो किया। और बड़ा काम जो किया काशी नरेश के समय में हुआ वो ये, और 50 वर्षों में वो पूरा हुआ। दक्षिण भारत में महाभारत के कई अनुवाद हुए हैं, कोई दक्षिण की भाषा नहीं है जिसमें महाभारत का अनुवाद न हुआ, लेकिन हिंदी में एक ही अनुवाद हुआ, उसका श्रेय काशी को है। गोकुलनाथ जी, गोपीनाथ जी और तीसरे हुए मणिदेव, इन तीनों ने मिलकर 50 वर्षों में यह पूरा किया महाभारत का अनुवाद। ये रीति काल में हुआ। वो जमाना था श्रृंगारिक कविताओं का, नायक नायिका भेद का, अलंकारों का, लेकिन यहां काम हुआ महाभारत का अनुवाद। दूसरे जो पांडे जी ने नाम लिया गणेश जी का, वाल्मीकि रामायण श्लोकार्थ प्रकाश नाम की उनकी एक पुस्तक है ना। कुछ कांड किए, कुछ नहीं किए, लेकिन ये सब चीजें आनी थी प्रकाश में। लेकिन जैसा कि व्योमेश जी ने कहा ना, ये
सभा ने जो काम शुरू किया था ये चलता रहा होता तो ये सब आ जाता। इसी तरह से दीनदयाल गिरी, वो तो मठ से जुड़े थे, देहली विनायक में थे, यहाँ के गाय घाट से, लेकिन वहाँ देहली विनायक में उनका था, वो उनके अधिकार में था। गिरधर दास जी एक नया सूचना दे रहे थे कि यहाँ जो रईसों में कला, साहित्य, संगीत वगैरह की दक्षता थी, वो रासशील रईस नहीं थे कि कुछ जानते नहीं हैं, और ये जो 19वीं शताब्दी में लखनऊ से शुरू हुआ, हर दरबार में भाण रहने लगे, है ना। कवियों का क्षेत्र जहाँ था वहाँ पर जो है वो हजो और दूसरी जो उर्दू में कहते हैं भयंकर फूहड़ कविताएं होने लगी, जोक्स, इनकी रचनाएं होने लगी। तो वो पतन काल था, नवाबी का जमाना। लेकिन उस समय भी काशी ने अपना एक स्तर बना के रखा। गिरधर दास जी पिताजी भारतेंदु हरिश्चंद्र के, वो एक युग की सूचना दे रहे थे। तो काशी के रईसों की जो एक परंपरा है, इस पर अध्ययन कम हुआ है कि हमारे जो रईस हैं वो किस तरह के हैं। बाबू राय कृष्णदास स्वाद से बता सकते थे। लोगों ने कहा कि इस चटनी में चीनी भी है, उन्होंने कहा कि इसमें तो चीनी पड़ी ही नहीं है। अंत में जिस नौकरानी ने सील से पीस के किया था, कहा कि साहब हम चीनी तो नहीं डाले थे, लेकिन इस लोढ़े से हमने पहले चीनी जो है वो चीनी वो मोटे दाने वाली होती थी, फिर उसको पीसा जाता था। तो कहा उससे पीसा था कुछ देर पहले, फिर उसी से चटनी पीस दी थी। स्वाद, गंध, रस, साड़ियों के और रत्नों के पारखी, और तो और नृत्य और संगीत के पारखी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नर्तकी से कहा कि यहां तुम्हारा पैर गलत पड़ा, और उन्होंने घुंघरू बांध के बता दिया कि ऐसे होता है। इसको संस्कृत में कहा जाता था सहृदय। ऐसी सभाओं में सबके बैठने की इजाजत नहीं होती थी। सभ्य उसे कहा जाता था जो सभा में बैठने की योग्यता रखता, जो संगीत में तीनों आ जाते हैं, वाद्य भी, कंठ संगीत भी और नृत्य संगीत भी, तीनों में जिसकी दक्षता हो वे लोग बैठते थे। और उनके व्यंग्य भी उसी तरह। भारतेंदु मंडल के आपस के लोगों के जो विनोद हैं उन्हीं का संग्रह कर लीजिए। अब सोचिए, प्रमदा दास मित्र जैसा संस्कृत का पंडित, संस्कृत कॉलेज खुल चुका था, इन सब लोगों के नाम हैं अंधेर नगरी में। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तुलसीदास की तरह से काशी का चिन्मय रूप और मृण्मय रूप दोनों देखना हो तो फिर भारतेंदु में मिलेगा। जब हरिश्चंद्र पहुंचते हैं बिकने के लिए तो काशी गंगा का क्या वर्णन है, काशी का। उनके पिताजी ने भी सा काशिका हम निज बोध रूपा, तो काशिका शब्द लिए हुए उन्होंने कवित्व लिखे हैं काशी की प्रशंसा में। तो वो काशी का आदर्श रूप है, लेकिन उसका एक यथार्थ रूप भी है, वो अंधेर नगरी में है। देखी तुम्हारी काशी लोगों, देखी तुम्हारी काशी। हाँ, और उसमें बहुत सारी दूसरी बातें भी हैं, वो सब बोलने की जरूरत नहीं है। तो काशी जिन चीजों के लिए बदनाम है, वो भी, उसका पतन भी, वो आपको अंधेर नगरी में दिखाई देगा। और बहुभाषिकता, गुजराती में उनकी कविता है, मराठी में कविता है, बंगला में तो 50 से अधिक पद होंगे, संस्कृत में उन्होंने कजलियां लिखी हैं, ब्रजभाषा में तो है ही, और अंधेर नगरी में पूरा एक अंक मराठी में है। जो पंडे हैं वो अनेक भाषाएं बोलते हुए वो पहुंच जाते हैं, मुगल सराय से वहां पकड़ते हैं क्योंकि यहां तक अभी रेल नहीं आई थी। तो उन्होंने इतनी भाषा, मारवाड़ी, इतनी भाषाओं को अकेले रचना में उतारने वाला शायद ही किसी दूसरी भाषा में कभी आधुनिक युग में हुआ हो, ऐसे थे हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र।
और जब उनकी ग्रंथावली आई और ब्रजरत्न दास उनके परिवार के ही थे जिनका नाम लिया उन्होंने, तो ब्रजरत्न दास के वो फूफा लगते थे भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ब्रजरत्न तो ब्रजरत्न दास को जिम्मेदारी दी गई थी। जब उन्होंने घर से कागज पत्थर उठा, भूमिका में लिखा है, कहा कि कागज ऐसा हो गया था कि उठाने पर वो एकदम हाथ में आ जाता था, फट जाता था। जाने कितनी रचनाएं इस रूप में आ ही नहीं पाई। भारतेंद्र ग्रंथावली में पाइएगा एक लंबा पद है, उस पर लिखा हुआ है सपने में लिखी हुई। वो आदमी 35 साल तक केवल जिया। आप कल्पना करिए कि सपने से उठ के और तुरंत उन्होंने याददाश्त से पूरा पद लिख डाला होगा। तो ऐसे लोगों ने हिंदी का निर्माण किया। तो आप कह सकते हैं कि काशी भी, या काशी ही कहना ठीक नहीं है, क्योंकि कलकत्ता पहले नंबर पर है हिंदी को गढ़ने में, लेकिन काशी में हिंदी तरह तरह से गढ़ी गई है और एक बहुत और लंबे समय तक गढ़ी जाती रही। उनको गढ़ने वाले लोगों ने अपनी हड्डियां गला गला के इसको गढ़ा है। जैसे संस्कृत के पंडितों ने संस्कृत को, पंडित देव नारायण तिवारी, सुमन जी का मैं पढ़ रहा था संस्मरण, आज के लिए सोच रहा था कि ये सब जरा देख लो। 16 घंटा पढ़ाते थे। उनका पढ़ाने से पेट नहीं भरता था। नहाते समय पूछते रहते थे, हाँ बच्चा पूछो, और घाट पर बैठा हुआ उनका धोती वोती लिए हुए छात्र पूछ रहे हैं और पंडित व्याकरण पढ़ाते थे देवनारायण तिवारी। खाना बना रहे हैं, बता रहे हैं। रामयश जी का नाम शायद महाशय जी उनको कहा जाता था, वे भी विकट विद्वान, 18 घंटे पढ़ाने का रिकॉर्ड उनका था। इन लोगों ने खिचड़ी खा खा कर, भूखों रह रह करके, बहुत सामान्य वृत्ति पर इन लोगों ने संस्कृत को, तो ऐसे ही लोगों के हाथों यह हिंदी गढ़ी गई। उन्हीं में एक थे महामहोपाध्याय ज्योतिष वाले, सुधाकर द्विवेदी। पंडित सुधाकर द्विवेदी परंपरा को लेकर के हम लोगों को बहुत सुनना पड़ता है। काशी की निंदा बहुत सुननी पड़ती है अपने नए नए मित्रों से। बाहर भी, अब यहाँ भी कुछ लोग हो गए हैं तो सुनना पड़ता है। तो उनको मैं बताता हूँ कि काशी में परंपरा और रूढ़ से कैसे लड़ा गया है, इसको भी थोड़ा जानना चाहिए। एक बहुत बड़ी रूढ़ी थी विद्वानों के आगे उस जमाने की, 19वीं शताब्दी की, वह थी समुद्र लंघन। विदेश जाने वालों को आते ही जात से निकाल दिया जाता था। सबसे बाद में तो हमारे ख्याल से निकाले गए होंगे डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री, जब ऑक्सफोर्ड से आए 1930। लेकिन सुधाकर द्विवेदी के समय में तो चरम था। तो टाउन हॉल में पंडितों की एक गोष्ठी हुई, जिसमें न्याय देने वालों में, निराकरण करने वालों में एक सुधाकर द्विवेदी भी थे। सुधाकर द्विवेदी का वह भाषण कहीं छपा हो तो उसको ला के छापना चाहिए। सुधाकर द्विवेदी ने उसमें खड़े होकर कहा, वो उस जमाने का पंडित, वह बोला, कहा कि जैसी वेधशालाएं हमारी हैं उससे अधिक सूक्ष्म वेद यंत्र पश्चिम में बन गए हैं। हमने नंगी आंखों से वेधशाला के माध्यम से खगोल शास्त्र का अध्ययन किया। अब उन यंत्रों के जरिए अगर अध्ययन करने को मिले तो हम पता नहीं क्या क्या कर डालते। आज मेरे पास पैसा होता तो अपने बेटे को मैं विदेश भेजता, जहां वह इन यंत्रों के माध्यम से खगोल शास्त्र में कुछ नया करता, ज्योतिर्विद्या में कुछ नया जोड़ता। तो इसके बाद सुधाकर द्विवेदी के बोलने के बाद फिर किसी ने खंडन नहीं किया। तो यहाँ विज्ञान के लिए भी प्रयास हुए। यानी 19वीं शताब्दी में जो व्याकुलता थी, आधुनिकता थी, तो केवल कवि और साहित्यकार ही नहीं हुए, बल्कि इन विद्वानों ने विद्या के इन नए क्षेत्रों के द्वार भी खोलने का काम शुरू कर दिया था। और इसी भारतेंद्र युग से जुड़े थे इलाहाबाद में बैठे बैठे ही मदन मोहन मालवीय जी। इसलिए मालवीय जी को नहीं भूलना चाहिए कि जब
आप सोचिए, वो तो इलाहाबाद में भी खोल सकते थे विश्वविद्यालय, लेकिन उन्होंने संकल्प किया कि नहीं, काशी। क्योंकि युगों से कोई एक केंद्र बनता है ना, कई युगों में क्रेडिबिलिटी बनती है। इसलिए दक्षिण तक से, कालड़ी से चल के शंकराचार्य यहाँ आते हैं। तो एक युगों से जो इसकी क्रेडिबिलिटी बनी है काशी की, उस काशी में विश्वविद्यालय उन्होंने खोलने का जो निर्णय लिया, और उससे पहले एक और केंद्र बन गया जिसका प्रतिनिधित्व आज हम लोगों के सौभाग्य से व्योमेश जी कर रहे हैं। बड़ी लड़ाई लड़के इनके हाथ में नागरिक चाणी सभा आई है। 1893 में जब स्वामी विवेकानंद गए थे शिकागो, उसी साल ये नागरिक चाणी सभा का निर्माण 3 विद्यार्थियों ने मिलकर किया था। ये भी एक बहुत बड़ा इतिहास रचा गया 93 में जब नागरिक चाणी सभा बनी, और 1916 में जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय बना। तो इस तरह से काशी नरेश के दरबार से चल के आधुनिक युग में ये 3 बड़े केंद्र बन गए, नागरिक चाणी सभा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, और कुछ ही वर्षों बाद भारत कला भवन। यह 3 ऐसे केंद्र हैं जिन्होंने विश्व का ध्यान काशी की ओर खींचा। तीनों ने इतने बड़े काम किए। काशी नागरिक चाणी सभा में क्या क्या खजाना है दुनिया के लोग जानते हैं। अब उसका ताला खुल गया है। इमरे बंगा, सारे बने जितने भी विश्व के दूसरे लोग मिलते हैं वो सब सभा का नाम लेते हैं। ये कहते हुए कभी कभी दिल भर आता है, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को कोई संतान नहीं थी, और उन्होंने इतना काम किया सरस्वती पत्रिका के लिए, उन निद्र रोग उनको हो गया, अंतिम दिनों में निद्रा नहीं आती थी उनको। और अपनी वसीयत जिसको कहा जाता है, एक एक चिट्ठी पुर्जी सब का सब उन्होंने नागरिक चाणी सभा को दे दी, सारा का सारा नागरिक चाणी सभा को दे दी। वह सामग्री कितनी रही होगी आप इससे अनुमान करिए कि सरस्वती में सभी भाषाओं में आने वाली नई रचनाओं की समीक्षा छपा करती थी। और उन द्विवेदी जी ने यह केंद्र नहीं होता तो कहां देते। नंद दुलारे वाजपेयी ने अपना पूरा संग्रह यहां दे दिया। जयशंकर प्रसाद का संग्रह छोटा था लेकिन बहुत चुनिंदा, वो मैंने उस समय सूची थी रजिस्टर, वो मेरा पढ़ा हुआ है, रजिस्टर पढ़ा है मैंने, वो जयशंकर प्रसाद ने दिया। रत्नाकर जी जो आधुनिक युग में ब्रजभाषा में कविता लिखते थे, फारसी के पंडित थे और बिहारी सतसई की टीका लिखी, रत्नाकर जी ने अपना सारा संग्रह नागरिक चाणी सभा को दे दिया। इससे अनुमान कर सकते हैं कि नागरिक चाणी सभा में क्या क्या है। तो सभा ने जो आपने बताया कोष का बनना, ये एक बहुत बड़ी खबर थी। और क्या उन लोगों ने अपने आगे टास्क लिया था, मैं केवल एक उदाहरण देता हूं। उन लोगों के आगे थी ऑक्सफोर्ड, वेबस्टर, चैम्बर्स, ये सारी डिक्शनरीज थी। उन्होंने कहा कि एक शब्द का अर्थ लिखेंगे जब, तो उसमें वह शब्द नहीं आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को ना? जिस शब्द का अर्थ लिखना होगा, अर्थ लिखते समय वो शब्द नहीं आना चाहिए। ये उन लोगों ने अपने सामने लक्ष्य रखा, आदर्श रखा, और उसको निभाया, सभी खंडों में निभाया। जैसे करना नाम की क्रिया है, अब इसका अर्थ क्या लिखेंगे? करना। इसका अर्थ उन लोगों ने लिखा है किसी क्रिया को एक काल तक निरंतर लिए हुए चलना, ऐसा अर्थ लिखा जिसमें करना शब्द नहीं आता। टंगना और उलटना, टांगना और लटकना, इनका अर्थ का अंतर क्या क्या हो सकता है, यह सब उसमें निभाया उन्होंने। फिर इतिहास, और इसके बाद व्याकरण। जब गुरु का व्याकरण आ गया तो किशोरीदास वाजपेयी जैसा व्याकरण खड़ा हुआ। कहा गुरु को क्या आता है? उन्होंने अंग्रेजी हिसाब से व्याकरण लिख दिया है, संस्कृत के हिसाब से लिखा जाना चाहिए। तब फिर सभा ने उनको भी मौका दिया और उन्होंने हिंदी शब्दानुशासन लिखा।
सभा ने बृहद साहित्य का इतिहास उसकी भी योजना बनाई और ग्रंथावलियों की जो योजना बनाई उसी का अनुकरण बाद में बिहार हिंदी राष्ट्रभाषा समिति ने किया। उसी का अनुकरण हिंदी साहित्य सम्मेलन ने जिसकी स्थापना मालवीय जी ने की थी 1910 में, उसने किया। इसलिए हिंदी के बनने और आगे बढ़ने का इतिहास काशी के बिना पूरा नहीं होता। रचना का परिचय पांडे जी ने दिया, लेकिन रचना के साथ साथ आलोचना। आए थे एक बार रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हिंदी विभाग में, उन्होंने कहा यह हिंदी आलोचना का गुरुकुल है। हिंदी विभाग को उन्होंने कहा हिंदी आलोचना का गुरुकुल है। बाबू श्याम सुंदर दास, लाला भगवान दीन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य जय प्रसाद द्विवेदी, आचार्य केशव प्रसाद मिश्र, जिनसे सुनीत कुमार चाटुर्जिया, जिनको अपना प्रमाण मानते थे, यानी कोई किताब छपनी हो तो एक आदमी पांडुलिपि लेके आता था, केशव जी उसको पढ़ के जब ओके करते थे तब वो लेके जाता था, तब वो प्रेस में जाती थी। ये केशव जी, और केशव जी ने लिखना उनके लिए, कहते सब लिखा जा चुका है, सब लिखा जा चुका है। संस्कृत पढ़ाने के लिए नियुक्त हुए थे वे, फिर प्राकृत, पाल, फिर हिंदी में मालवीय जी ने कुछ ऐसा निकाला उपाय कि किसी तरह उनको हिंदी में लाया जाए। वो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जो संस्कृत की हुई थी उसका संचालन करते उन्होंने देखा था मालवीय जी ने, तो उन्होंने कहा कहो राम नारायण, ये लड़का इंटर कॉलेज में तो संस्कृत धुआंधार बोल रहा है। बोले ये तो, और ये राम नारायण मिश्र जी की, राम नारायण मिश्र ने सभा के संस्थापकों में एक वह भी थे मिश्र जी। तो मिश्र जी की यह योजना थी कि केशव को संचालक बनाना है। तो मालवीय जी से उन्होंने कहा ये तो आपके हाथ में है, आप लड़के को ले जाइए अपने यहाँ, और इस तरह से उनको लाया गया। बहरहाल केशव जी अंग्रेजी, फ्रेंच, ग्रीक और कौन कौन भाषाएं नहीं जानते थे। उन्होंने कलम उठाई AB कीथ का खंडन करने के लिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में उन्होंने उस पर लेख लिखा था। तो ये सब लोग हैं जिन्होंने आलोचना का गुरुकुल ये है, जहां नंद दुलारे वाजपेयी पढ़ रहे हैं और रामचंद्र शुक्ल की आलोचना कर रहे हैं। उसका फल उनको भोगना पड़ा, लेकिन प्रतिभा तो प्रतिभा होती है युवावस्था में ही। और जयशंकर प्रसाद अपनी कामायनी को तब तक उन्होंने ओके नहीं किया जब तक वाजपेयी जी ने उसको ओके नहीं कर दिया। वाजपेयी जी बाद में दूसरी चीज़ों में चले, लेकिन वाजपेयी जी तो थे काशी के, मानना चाहिए, शुक्ल जी के बनाए हुए थे। और नामवर जी, शिव प्रसाद सिंह, काशीनाथ सिंह, ये सब लोग रचना और आलोचना, और पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, कह नहीं सकते कि वे आलोचक बड़े थे, कि अनुसंधाता बड़े थे, कि रचनाकार बड़े थे। जैसे उपन्यास उन्होंने लिखे वैसे उपन्यास न उससे पहले लिखे गए न उनके बाद लिखे गए। एक सांचा उन्होंने बनाया और तोड़ दिया, दूसरा फिर कोई बन नहीं सका। तो मित्रों, लेकिन कुछ नाम फिर भी छूट जा रहे हैं अनुसंधान की दृष्टि से। कुछ लोग होते हैं जो उतने भाग्यशाली नहीं होते। वो थे निर्गुण काव्य धारा वाले पीताम्बर दत्त बड़थवाल, बहुत कम उम्र में चले गए, लेकिन पीताम्बर दत्त बड़थवाल अद्भुत पंडित, संत साहित्य का उतना बड़ा पंडित, उतना बड़ा अनुसंधाता। उनकी पुस्तक नरेंद्र देव ने बाद में काशी विद्यापीठ से निकाली। तो रचना, आलोचना और एक क्षेत्र है पत्रकारिता, उसकी भी कहना चाहिए कि कसौटी काशी ने बनाई। जन्म तो कलकत्ता ने दिया, लेकिन कसौटी परारकर जी के हाथों यहीं बनी। अखबार कोई आज ऐसा है जिसमें राहुल जी लिखते हों, डॉक्टर रामोद द्विवेदी लिखते हों, शांतिप्रिय द्विवेदी लिखते हों,
बड़े बड़े पुरातत्ववेत्ता, इतिहासकार, भाषा वैज्ञानिक सब आज अखबार में लिखते थे। तो और ऐसे ऐसे लोग जो डॉक्टर राधाकृष्णन के साथ बैठते थे, बेढब जी 1930 के एमए थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी में, ऐसे लोग हास्य रस की कविताएं लिखते थे। तो व्यंग्य उनका, चूंकि अंग्रेजी पढ़े लिखे थे, तो अंग्रेजी के ढंग का बांकपन लिए हुए व्यंग्य की कला वो भी काशी में विकसित हुई। तो इतनी इतनी छटाएं हैं, इतने इतने पहलू हैं, उन सब पर नहीं बोलूँगा। और वह युग जो हम लोगों ने अपनी आँखों से देखा, तो उसकी चर्चा मैं नहीं करूँगा। त्रिलोचन शास्त्री, चंद्रवली सिंह, रचना और आलोचना दोनों एक साथ। लेकिन जो केंद्र बनना था, छोटे छोटे केंद्र, हिंदी की ऐसी ऐसी गोष्ठियां जो होती थी वो गली गली में थी। उनमें से केवल 3 केंद्रों का मैं नाम लेता हूं जिनका बहुत बड़ा योगदान है। काशी जिसके कारण नेतृत्व कर सकी आधुनिक युग का, माने 1940 के बाद का, उसमें एक है ठाकुर प्रसाद सिंह, उनके यहाँ चलता था साहित्यिक संघ। दूसरा प्रगतिशील लेखक संघ का अपना था, वो गोदौलिया पर था, सरस्वती प्रेस, जहाँ प्रेमचंद की पत्नी रहती थी। वहाँ जगत संगधर, शिवदान सिंह चौहान, नागार्जुन, कौन नहीं, और नरेंद्र शर्मा और शिवदान सिंह चौहान, ये दोनों वहीं से गिरफ्तार हुए थे। तो और तीसरा था जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव का जब प्रभाव बढ़ा, तो सोशलिस्ट साहित्यकारों ने अपना एक केंद्र बनाया, उसका नाम था नव संस्कृति संघ। उसमें तुलसी नारायण सिंह, शंभूनाथ सिंह, शिव प्रसाद सिंह, विजय देव नारायण शाही, ये लोग उससे जुड़े थे। सब लोग अलग अलग इन संगठनों से जुड़े थे, लेकिन तीनों संगठनों के लोग तीनों में जाते थे। ये जो संवाद था, इसके असर से उस जमाने की कोई पत्रिका नहीं है जिसमें काशी के इन लेखकों और आलोचकों और विद्वानों की रचनाएं न होती हों और हर बहस में इनका नेतृत्व न चलता हो। इसीलिए हम लोग जब पढ़ने आए 1969, 70, 72 में, तब तक हिंदुस्तान, धर्मयुग, जितनी पत्रिकाएं थी, सब में 1-2 कोई न कोई पत्रकार काशी के भी थे। दिल्ली में भी ज्यादातर लोग बनारस के ही लोग के अंत तक हिंदी का नेतृत्व करते रहे थे। अब केवल उसमें रामदरस जी बच गए हैं जिन्होंने अभी 100 साल पूरे किए हैं, और विश्वनाथ त्रिपाठी जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य हैं वे हैं। बाकी लोग जा चुके हैं, नामवर जी, केदार जी, केदारनाथ सिंह और मैनेजर पांडे, ये लोग जा चुके हैं। तो मित्रों, जो एक महत्वपूर्ण बात, तो मैं क्या कहूँगा, लेकिन आपने ये जो चर्चा का मौका दिया, ये अपने आप में हम लोगों के लिए काशी की अंतर यात्रा हो गई। मैं इसके लिए भाई अवधेश दीक्षित जी को, आदरणीय उपाध्याय जी को जो अभिभावक हैं, राणा पीवी सिंह जी को, और अमित पांडे जो मुझे बार बार याद दिलाते थे कि 12 को आना है, हाँ, आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ।